जैसे ही बंगाल को मुगलों को चंगुल से छुड़ाया गया, फिर ये जाकर अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। बंगाल में और तबाही मचाना चालू कर दी। अगर औकात से ज़्यादा पावर दे दिए उसको, तो उस पावर का वो मिस यूज ही करेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का ये क्लासेस है, और ये चैप्टर 1 है। हम लोग चैप्टर 1 है, और ये चैप्टर 1 का ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपको पता है कि नए बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाकर, और वहाँ पर पार्ट 3 का अलग से क्लासेस का प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है कि न्यू बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक मॉडल सेट के रूप में इसी चैप्टर का मॉडल सेट हम बना कर देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद हुआ है, और साथ में ही लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं उसको पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मॉडल सेट के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अंग्रेजों के भारत विजय में हम लोग क्या देख रहे थे, मुख्य रूप से बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बंगाल में क्या पढ़ रहे थे कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य यानी स्वायत्त राज्य, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र राज्य बनाने में मुर्शिद कुली खां का एक महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब मुगलों को चंगुल से छुड़ाकर एक स्वतंत्र वहाँ का राजा, वहाँ का स्वतंत्र शासक बंगाल का एक स्थापित करने में मुर्शिद कुली खां का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जैसे ही बंगाल को मुगलों को चंगुल से छुड़ाया गया, फिर ये जाकर अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। ध्यान रखिएगा, जैसे ही मुगलों को चंगुल से छुड़ाया गया इसको मुर्शिद कुली खां द्वारा, वैसे ही जाकर किसके चंगुल में फंसा, ये अंग्रेजों के चंगुल में। और देखिए अंग्रेजों के चंगुल से ये निकल बाहर नहीं पाएगा। और कब से कब तक, ये बक्सर के युद्ध, ये बक्सर के युद्ध के बाद तो इसके स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इससे पहले प्लासी का युद्ध पहले वाला भाग में पढ़े थे, 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़े थे। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ तो वहाँ से काम ज़्यादा बिगड़ना चालू हो गया था। तो बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बंगाल में देखिए, बंगाल ध्यान रखिएगा, ये जो बंगाल में अंग्रेजों की एंट्री कब हुई थी, अंग्रेजों की एंट्री तो ऐसे पहले ही हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग बढ़िया से एकदम व्यापार, एकदम मन लगाकर जो व्यापार किया जाता है, कहा जाता है ना कि आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो जो मन लगाकर व्यापार करना है वो 1717 से इन्होंने चालू किया। 1717 से चालू किया। कैसे 1717 से चालू किया, जब फारूक सियर द्वारा इनको मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया। मैग्ना कार्टा क्या था, 3000 रुपये पर, 3000 रुपये पर अंग्रेज बंगाल में स्वतंत्र एकदम व्यापार कर सकते हैं, खुला व्यापार कर सकते हैं। इसकी अनुमति मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा दिया गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब से ये मिला 1717 से अंग्रेजों का जो व्यापार है और उन्होंने तेज कर दिया, और बंगाल में और तबाही मचाना चालू कर दिया। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पावर उसके औकात से ज़्यादा दे दीजिएगा तो समझ लीजिए कि उसका वो मिस यूज ही करेगा, क्योंकि औकात जितना है पावर उतना ही देना होता है। अगर औकात से ज़्यादा पावर दे दिए उसको, तो उस पावर का वो मिस यूज ही करेगा। एक बात भी कहा जाता है, कोटेशन, कि वो पावर क्या जिसका मिस यूज ना किया जाए। तो मिस यूज आप किस पर करते हैं, आपको क्या लगता है, पावर का मिस यूज किसी ताकतवर व्यक्ति पर करेंगे? नहीं, कमज़ोर व्यक्ति पर करते हैं। आप देखते भी होंगे, अगर जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो ऑपरेशन करने के लिए जो सिखाया जाता है, सबसे पहले मेढक पर सिखाया जाता है, शेर पर क्यों नहीं सिखाया जाता है, या बड़े जानवरों पर, हाथी पर क्यों नहीं सिखाया जाता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, शेर हाथी पर इसलिए नहीं सिखाया जाता है ताकि वो मानव शरीर से मैच नहीं कर पाता, मानव शरीर से मेढक मैच कर पाता है, इसीलिए मेढकों को चीर फाड़ कर दिखाया जाता है। ये तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन हमेशा देखिएगा कि छोटे लोगों पर ही मिस यूज किया जाता है कोई भी नियमों का। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस यूज यहाँ से करना चालू किए, और ये तबाही अपना क्या करना, मचाना चालू कर दिया अंग्रेजों ने। और आपको बताया भी थे कि ये लोग करते क्या थे। ये वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिए ना। आप एक साउथ का फिल्म है, हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सा मूवी है वो, पता नहीं कौन सा, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। वो करता क्या था, उसमें एक विलन था, वो एक नंबर प्लेट रजिस्टर करवा लिया था। ठीक, एक ही नंबर प्लेट से कई गाड़ियां चलाता था, उसी नंबर प्लेट पर एगो नंबर प्लेट रजिस्टर करवाया है, और उसी नंबर प्लेट को फोटोकॉपी करवा कर, मतलब उसी नंबर प्लेट जैसा और नंबर प्लेट बनवा कर, और बाकी सारे बस चलाता था उसी से।
कोई बहुत सारे बस चलाता था। ठीक ये लोग भी वैसे ही करते थे। ये वो कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसको तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना 3,000 रुपया पर मिला है छूट बंगाल में व्यापार करने के लिए मुगलों द्वारा। लेकिन ये क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार करने जाते थे, उसके नाम पर तो व्यापार करते ही थे, साथ में अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे। मान लीजिए हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य बनकर गए और वहां से कुछ सामान खरीदा, साथ में अपने नाम पर भी हमने सामान खरीदा, लेकिन जो सामान लेकर आएंगे जब बात चेक करने की आएगी तब क्या कहेंगे, कहेंगे ये सारा जो सामान है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है। और जो फायदा आप इधर फिर ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचेंगे तो किसके नाम पर बेचेंगे, अपने नाम पर। फायदा किसका होगा, हमारा अपना पर्सनली फायदा होगा। इसमें घाटा किसका हुआ, इसमें घाटा बंगाल का होता था, ध्यान रखिएगा। तो वही उस समय, अब देखिए जैसे ही प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़े थे, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने हारा, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब द्वारा हारा गया। और उस समय जो यहाँ पर मीर जाफर से जो पहले जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा, जिसको सिराज भी कहा जाता था, सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हारा, उसको फिर मुर्शिदाबाद जाते जाते उसको मार दिया गया। ठीक, उसकी मृत्यु होने के बाद किसको बनाया गया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया बंगाल का नवाब। अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्यों बंगाल का नवाब बनाया, समझिए। ये सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का सेनापति, मुख्य सेनापति था मीर जाफर। जबकि ये प्लासी के मैदान में नहीं गया और प्लासी के मैदान में न जाने के कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध को हार जाता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। ठीक, तो उसी के बदले, उसी को इनाम में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया बंगाल का नवाब। और इसको कठपुतली की तरह, कठपुतली की तरह अंग्रेज यूज करते थे और पूरे बंगाल में स्वतंत्र रूप से एकदम मुफ्त व्यापार करते थे। और सिर्फ टैक्स एक चीज का देते थे, नमक का, बस नमक पर टैक्स देते थे और उसके बाद और कोई टैक्स नहीं देते थे। सारे टैक्स से ये लोग मुक्त हो गए थे। और साथ में उस समय गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। आपको पता है कि प्लासी के युद्ध के समय भी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों ने तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहना शुरू कर दिया था। मीर जाफर को क्या कहना चालू कर दिया था, रॉबर्ट क्लाइव का गधा। क्योंकि मीर जाफर जो बात कहता था, रॉबर्ट क्लाइव जो बात कहता था, इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा मीर जाफर को कहना चालू कर देते। ये सारा बात मानता था रॉबर्ट क्लाइव का, हर एक बात मानता था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव एक योग्य सेनापति भी था, ध्यान रखिएगा, एक योग्य सेनापति था। इसको कहा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा जाता था, संस्थापक भी कहा जाता था। और अंग्रेजों का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये पता है गवर्नर कब से कब तक रहा था, 1757 से लेकर 60 तक रहा, फिर 65 से लेकर 67 तक रहा। इसको नोट कर लीजिएगा। ये गवर्नर कब से कब तक था, 57 यानी प्लासी के युद्ध के समय से रहा, फिर 60 में ये वापस इंग्लैंड चला गया, फिर ये 65 में इंग्लैंड से आया, 67 तक फिर ये रहा। तो आप कहेंगे कि फिर ये बीच में 57 के बाद 60 में कौन गवर्नर हुआ, कोई तो गवर्नर हुआ होगा, हॉलवेल बना था, ध्यान रखिएगा, हॉलवेल गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये गवर्नर था कौन, मीर जाफर। जब तक रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर ये शासक था, बंगाल का शासक था, और उस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। जब तक 1757 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर रहा और इंडिया में रहा, तब तक बंगाल की सत्ता पर मौजूद रहा मीर जाफर। जैसे ही ये इंग्लैंड निकला 60 में और कार्यवाहक गवर्नर के रूप में हॉलवेल को बनाया गया गवर्नर, वैसे ही मीर कासिम द्वारा हॉलवेल से, मीर कासिम जो किसी के दरबार में रहता था, मीर कासिम मिला हॉलवेल से और कहा कि देखिए ये क्या दे रहा है, ये कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं, बढ़िया बात है, हमको भी कठपुतली की तरह यूज कीजिएगा, हम आपको ज़्यादा फायदा देंगे। इसके पास दिमाग नहीं है तो गधा है। वैसे भी दरबार वाले लोग तो कहते ही हैं, रॉबर्ट क्लाइव को गधा कहते हैं इसको, दरबार वाले सब कह ही रहे थे, सभी लोग कह रहा था गधा इसको, किसका, रॉबर्ट क्लाइव का गधा। तो एक काम कीजिए ना, अब आपका भी गधा कहने लगेगा इसको, तो ये काम कीजिए, इसको हटा दीजिए और हमको बना दीजिए। मीर कासिम कह रहा था हमको बना दीजिए, हम आपको और फायदा देंगे। तो हॉलवेल कह रहा है कौन सा फायदा देंगे, नया फायदा के बारे में बताओ। तो इसने क्या कहा था मीर कासिम ने, जैसे ही हम बनेंगे वर्धमान, मिदानपुर, चटगांव की जो जमींदारी है सीधा आप ही को सौंप देंगे, जमींदारी ही सौंप देंगे आपको। पहले तो क्या होता था कि कंपनी को टैक्स मुक्त किया जाता था, लेकिन अब क्या करेंगे, बोलेंगे जमींदारी आप ही सौंपिए, रखिए और सारा टैक्स आप कलेक्ट करिए और फ्री व्यापार भी बंगाल में कीजिए। तो ये हॉलवेल को बहुत बढ़िया लगा और मीर जाफर को
लात मार के हटा दिया गया और मीर कासिम को बना दिया गया 1760 में बना दिया गया क्या, बंगाल का नया नवाब। उसके बाद शर्त के अनुसार आपको तो ये देना पड़ेगा, जैसे ही मीर कासिम बना ये सब सारे जो क्षेत्र है वो हॉलवेल को देना, और हॉलवेल खुश हो गया। अब देखिए खुश तो होगा ही, क्योंकि उसके जो शर्त था वो तो पूरा हो गया, और नहीं शर्त पूरा करता तो मीर कासिम को फिर वापस उसके पद से हटा दिया जाता। उसके बाद देखिए हॉलवेल ये कार्यवाहक का मतलब समझते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जैसे राष्ट्रपति पद से हट गए या प्रधानमंत्री अपने पद से हट गए, किसी कारणवश कहीं चले गए कुछ सालों के लिए, या उनकी मृत्यु हो गई, या उनको तबीयत खराब है या कुछ और, तो उनके जगह पर कोई और व्यक्ति काम करता है तो उसको, जैसे प्रधानमंत्री की जगह पर कोई और व्यक्ति काम करेगा तो उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलते हैं। वैसे ही ये कार्यवाहक गवर्नर था। तो आप कहेंगे कोई अस्थायी रूप से गवर्नर आया होगा, बिल्कुल, वेनी स्टार्ट उसका नाम था, वेनी स्टार्ट, ध्यान रखिएगा। वेनी स्टार्ट किसके जगह पर, रॉबर्ट क्लाइव के जगह पर आया हॉलवेल कार्यवाहक के रूप में, उसके बाद वेनी स्टार्ट बना, ध्यान रखिएगा। तो उसके जमींदारी सौंप दिया। अब देखिए मीर कासिम द्वारा ये एक चाल चला गया था, चाल समझते हैं क्या होता है, अंग्रेजों को अपने चंगुल में फंसाया गया था, और अंग्रेजों के चंगुल में फंसाकर फिर पुनः जो बंगाल की शक्ति पहले थी उस शक्ति को वापस करना, मतलब उस शक्ति को वापस पाना था, किसको, मीर कासिम को। अब देखिए मीर कासिम को वापस शक्ति पाने के लिए पहले तो शासक बनना पड़ेगा। तो देखिए एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को भी शासक बनना पड़ेगा। एक बात समझिए, ये समझदार नहीं, ये आज्ञा का पालन करने वाला था, यानी आज्ञा का ये समझदार नहीं आज्ञाकारी था। कौन, मीर जाफर आज्ञाकारी था, समझदारी नहीं दिखाता था, आज्ञाकारी था। अगर आपको हम ऑप्शन दें यहाँ मीर जाफर की तरह ही आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको दोस्त चुनना है, एक आज्ञाकारी दोस्त है और एक समझदार दोस्त है, तो आप किस दोस्त को चुनेंगे? तो आप अपना कॉमन सेंस लगाकर इतना तो चुनिए, लेंगे समझदार दोस्त को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी दोस्त क्या करेगा, कोई भी मुसीबत में आप पड़ेंगे तो आप जो आज्ञा देंगे, कहेंगे दीवार को गिरा दो या दरवाजा तोड़ दो तो तोड़ देगा, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं बता पाएगा। लेकिन यही समझदार दोस्त आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। साथ में हाँ, हो सकता है कि आप कुछ बेवकूफ़ी वाला हरकत करें तो आपको पीट भी सकता है, लेकिन आज्ञाकारी दोस्त की तरह आपके हर बात, गलती सही बात मानेगा नहीं, वो अपने समझदारी का प्रयोग करके और आपको सही दिशा देगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो मीर कासिम था वो आज्ञाकारी ना होकर सिर्फ समझदार था। क्या था? समझदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीर कासिम का प्रारंभिक कार्य, सबसे प्रारंभिक कार्य, इसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया। क्यों राजधानी परिवर्तन किया? इन लोगों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद, अब देखिए मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का मतलब हर जगह इसके राजधानी में अंग्रेज फैले हुए थे। इसको कोई भी काम करना था, कोई भी प्लानिंग करना था या कुछ भी करना था, इसको हर बात अंग्रेजों को खबर लग जाती थी। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने बंगाल की राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से कहाँ लेकर चला आया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर जानते हैं ना, बिहार वाले क्षेत्र में मुंगेर है। ठीक, तो ये मुंगेर लेकर चला आया। और मुंगेर लेकर आने के बाद देखिए उसके बाद और क्या क्या परिवर्तन इसने करा। मुंगेर अपनी राजधानी, सबसे पहले का काम क्या किया, मीर कासिम ने मुंगेर अपनी राजधानी लेकर आया। तो अंग्रेजों को उसी समय शक हो गया कि काहे मुंगेर राजधानी लेकर जा रहा है। फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे ही अंडर आ रहा है ना, कभी पीट कर इसको हटा सकते हैं, हम ही ने बनाया, हम ही हटा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि कितना खतरनाक व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये नए कर आरोपित किया, नए कर को आरोपित किया, नए कर प्रणाली, कर मतलब टैक्स प्रणाली को बनाया। साथ में जो काला बाजारी हो रहा था और काला धन का इधर उधर हो रहा था, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर और टैक्स वसूलना चालू किया इसने। साथ में ही यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेनाएं सुदृढ़ीकरण और तोप एवं बंदूकों का कारखाना स्थापित किया। एक बात समझिए, यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को सुदृढ़ किया। इसने देखा कि अंग्रेज है भारत के सारे हिस्सों में, और ये भारत के सारे हिस्सों के अलावा जो भी विदेशी कंपनियां, अंग्रेजों के अलावा जो भी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, इन सब से लड़ रहे हैं। साथ में ही भारतीय राजाओं से भी लड़ रहा है वो सब अंग्रेज, और विदेशी और भी दूसरी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आ रही है तो उससे भी लड़ रहा है और सबसे जीत रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? यूरोपीय मॉडल पर उनकी सेनाएं जो है सुदृढ़ है। साथ में ही तोप एवं बंदूक भी उनके पास अधिक मात्रा में। देखिए भारत में तोप थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाबर के समय भारत में तोप बारूदी सबका उपयोग चालू हो गया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। साथ में ही अंग्रेजों द्वारा बंदूक का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा बहुत अधिक किया जाता था। ये भारत के राजाओं द्वारा तलवारों का प्रयोग किया जाता। आप जाकर नजदीक से मारेंगे उसको, वो दूरिये से मार देगा आपको गोली, काम खत्म हो जाएगा, वहीं निपट जाएंगे। आप कितने भी ताकतवर राजा हो, आपके बारे में कितने भी बड़ी बड़ी वीर गाथाएं लिखी गई हो, दूरिये से मार देगा गोली आपको, कुल तलवार आपका धरा के धरा रह जाएगा। तलवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो,
आप राजा कितने भी ताकतवर हो, वो मार देगा गोली दूरिये से। तो इसने क्या करा, तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित करवाया अपने राजधानी में। ध्यान रखिएगा, राजधानी कहाँ, मुंगेर। अभी भी मुंगेर वाले हिस्सा में आप जानते होंगे ना, मुंगेर अभी भी किस चीज़ के लिए फेमस है? बिहार में मुंगेर किस चीज़ के लिए फेमस? अगर बिहार से हैं तो आप जानते भी होंगे, उसी समय से फेमस है। ध्यान रखिएगा, उसी समय से मुंगेर क्या है, फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज भक्त, और एक बात, इसने क्या करा, चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया जो, और वो भी वैसे रूप से, आप मूवी में देखे हैं ना, हीरो उसको क्या करता, अंडर कवर एजेंट समझते हैं? अंडर कवर एजेंट होते हैं, क्या होते हैं वो, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि ये इस व्यक्ति की एजेंट है, और मार भी देंगे उस व्यक्ति के दुश्मन को। जैसे भारत का कोई अंडर कवर एजेंट होगा और भारत विरोधी कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहा होगा, तो भारत के जो अंडर कवर एजेंट होंगे उसको मार भी देंगे और पता भी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही इसके ही अंडर कवर एजेंट इसने रखा। अंडर कवर एजेंट समझते हैं? इसने वैसे व्यक्तियों को खुफिया विभाग में रखा जो कि पता लगाया कि अंग्रेज भक्त मतलब अंग्रेजों को एकदम पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले कौन कौन से व्यक्ति है जो हमारा सारा इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दे रहे हैं, उनको मारना चालू किया। मुख्य रूप से राम नारायण, राजबल्लभ और गोविंद राय, ये 3 लोगों की हत्या करवा दी, जो बड़ा बड़ा नाम था। इनका हत्या करवा दिया, पता भी नहीं चला। अब अंग्रेजों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि मरवाया किसने है, लेकिन पूर्ण रूप से पता नहीं चला। लेकिन अंग्रेजों का हल्का हल्का अब अनुमान लगने लगा था। अंग्रेज जितने भी बेवकूफ़ नहीं थे, जितना बेवकूफ़ ये समझ रहा था, अंग्रेजों को पता चल गया। मुर्शिदाबाद से इतना राजधानी जैसे ही मुंगेर ट्रांसफर किया, हल्का सा उन लोगों को शक हुआ। ये व्यक्ति जब मरने लगे, उनके अंग्रेजों के जो सपोर्टर मरने लगे, तो और उनको ज़्यादा शक बढ़ गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम और गवर्नर के बीच मतभेद हो गया। गवर्नर कौन था? वेनी स्टार्ट था। इन दोनों के बीच मतभेद होना क्या हो गया, चालू हो गया। मतभेद होने तक यहाँ तक बढ़ गया, गवर्नर ने अब ऑर्डर दे दिए कि कुछ भी नवाब, ये मीर कासिम यानी कि मीर कासिम का कुछ भी गतिविधि आप देखिए, थोड़ा सा भी गलत गतिविधि देखिए ना, उस गतिविधि को आप क्या कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, उसको उस गतिविधि को ध्वस्त कर दीजिए। अंग्रेजों को गवर्नर द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि कोई भी गतिविधि आप देखिए जो कि आपको लगे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये कर रहा है, उसको बर्बाद कर दीजिए, तबाह कर दीजिए उस गतिविधि को। तब हीरो, आपको पता भी है कि हर क्षेत्र में कुछ अपने आप को हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ठीक, अंग्रेजों के सेना में भी हीरो बनने वाला एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? एलिस। उसका नाम था एलिस, ध्यान रखिएगा, एलिस इसका नाम था। एलिस जो कि ब्रिटिश कर्मचारी था, जो कि इसके पास भी सेना थी। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टुकड़ियों में अंग्रेजों की सेना एक जगह नहीं रहती थी, छोटे छोटे टुकड़ियों में अलग अलग जगह क्षेत्र में, हर क्षेत्र में छोड़े हुए रहते थे ये लोग। तो एलिस द्वारा क्या किया गया, इसने देखा कि पटना कोठी में, पटना में एक जगह था, पटना कोठी में किसका था ये? पटना कोठी मीर कासिम का था। इसको पता चला कि पटना कोठी में सोरा का बहुत बड़ा भंडारण किया गया। सोरा क्या होता है? बम बनाने में वो काम में आता है, बम बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। किसको पता चला? एलिस, जो कि अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी अधिकारी था। उसको पता चला कि पटना कोठी में सोरा का बहुत बड़ा भंडारण किया गया, यानी बहुत अधिक मात्रा में सोरा रखा गया है। ये अपनी सेना लेकर पहुंचा पटना कोठी में। पटना कोठी था किसका? मीर कासिम का। सेना लेकर पहुंचा, और सेना लेकर पहुंचने के बाद इसने क्या करा कि पटना कोठी को एकदम तबाह कर दिया। पटना कोठी को तबाह कर दिया। मीर कासिम के जितने भी यहाँ सैनिक हैं सबको क्या कर दिया? मार दिया। जैसे ये बात मीर कासिम को पता चला कि हमारे सैनिकों को मार दिया गया है, तो इसको पहले पता लगा कौन मारा है। इसने कौन? मीर कासिम ने सबसे पहले ये जैसे सूचना मिला कि पटना कोठी को तबाह कर दिया गया, तो मीर कासिम का पहला यही सवाल था, कौन मारा है, कौन मारा? तो उसको पता चला कि अंग्रेज अधिकारी द्वारा, एकदम मतलब अंग्रेज अधिकारी द्वारा पटना कोठी को ध्वस्त किया गया। उसी समय इसने मीर कासिम ने ऑर्डर दिया कि सब एकदम सेना तैयार करो, इन लोगों को हम बताते हैं। अब पूछा कि अभी पटना कोठी में ही है ना ये, तो इसके जो सूचना देने वाले लोग थे, इसके मीर कासिम ने बोला कि हाँ ये एलिस अभी मार कर यहीं पर है, पटना कोठी पर कब्जा कर लिया। चलो चलो चलो, सब एकदम सेना लेकर अपना तैयार हो गया। आपको पता है एक पता नहीं कौन सा एक वेब सीरीज है, उसका हम नामों नहीं जानते हैं। वेब सीरीज में ऐसा ही एकदम सेम टू सेम सीन होता है, एकदम सेना वना लेकर ये भी दौड़ता है। पता नहीं कौन सा वेब सीरीज, शायद आप लोग देखे होंगे तो जानते भी होंगे। पता नहीं कोई जरूरी उसका काम होता है, चप्पल लेकर दौड़ने लगता है कि चलो चलो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। पता नहीं कौन सा वेब सीरीज, हमको वेब सीरीज का नामों ध्यान में नहीं आ रहा है पूरा। अगर आप, वो सीन बहुत फनी सीन है, उसको मीम की तरह यूज किया करता है, वीडियो में भी मीम की तरह यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सीन याद हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा सीन है, कौन सा वो वेब सीरीज का सीन है, मुझे ध्यान नहीं है।
तो ये एलिस अभी पटने में था, ये एकदम पूरा अपना सेना वना लेकर पहुंचा, इनका काम निपटा दिया, एलिस को पूरा निपटा दिया। और साथ में ये पटना पहुंचकर एलिस के साथ साथ जितने भी और अंग्रेजी अधिकारी थे मतलब नरसंहार कर दिया। नरसंहार मतलब समझते हैं, गर्दन को सर से अलग करना, और बिना कोई दया भावना किए, समझ लीजिए। और ये भी ना देखना कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है, बच्चा है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, उसको नरसंहार बोलते हैं, नरसंहार, नरसंहार। चलिए, तो उसके बाद जैसे ही नरसंहार हुआ, ये पता चल गया, मुर्शिदाबाद में खबर तो पहुंच ही गया, मुर्शिदाबाद इसकी पहली राजधानी, वहाँ अंग्रेज थे, मुर्शिदाबाद में खबर पहुंच गया। तो ये अब मुर्शिदाबाद के अलावा मुंगेर सारे जगहों पर खबर फैल गया, और अंग्रेज तो थे ही, तो ये खबर फैलते ही इसको अंग्रेजों ने क्या किया, उसी समय सूचना दिया कि इस मीर कासिम को पद से हटाया जाता है और वापस मीर जाफ़र को ही पद पर क्या किया जाता है, फिर वापस मीर जाफ़र को ही बंगाल का जो नवाब है वो बनाया जाता है, मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा उसी समय घोषणा किया गया, और ये पता भी चल गया इसको, किसको पता चल गया, ये मीर कासिम को पता भी चल गया कि अरे ये तो हमको तो हटा दिया है, अब ऐसा हरकत करेंगे तो हटाइए ना करेगा, हटा दिया है। तो ये वहाँ से निकला, पटना से निकला और डायरेक्ट इलाहाबाद के किला में पहुँचा। कहाँ के किला में पहुँचा, क्योंकि पता है कि इसको पता था कि अगर हम जाएंगे मुर्शिदाबाद तो भी मारिए देगा ये सब हमको अंग्रेज, अगर पहुँचेंगे मुंगेर वहाँ भी मार देगा हमको। तो एक काम करते हैं, हम निकल जाते हैं कहाँ पर, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों पहुंचा, मदद लेने के लिए। पहले ही इलाहाबाद में मौजूद कौन कौन था, देखिए, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, देखिए अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था उस समय, और मीर कासिम, ये तीनों लोगों की मुलाकात कहाँ हुई, इलाहाबाद के किला में। और वहाँ पर प्लानिंग बनाया गया कि इन अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है समुद्र में, और समुद्र के रास्ते ये पहुँच जाएंगे कहाँ पर, इंग्लैंड में। ये लोगों ने प्लान बनाया कि इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। ये लोग पेड़ समझ रहे हैं कि इतना छोटा पौधा लगाए हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अंग्रेजों ने कितना बड़ा जड़ पसार लिया है अपना, कितना बड़ा जड़ हो गया है उनका, अभी इनको आइडिया ही कोई नहीं है। तो इन लोगों ने एकदम प्लानिंग बनाया, और अंग्रेज भी इधर से, अब अंग्रेजों का भी तो खून खौलिए रहा था अंदर से, कि इन लोगों ने ऐसा काम करा है जिसको पटना कांड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो हुआ था ना यहाँ पर, ये पहुंचकर जो नरसंहार किया था मीर कासिम, उसको पटना कांड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों का खून खौलिए रहा था, और इन तीनों ने प्लानिंग बनाया। और ये बक्सर में, ध्यान रखिएगा, ये लोग अंग्रेज इधर से मुर्शिदाबाद की तरफ से आए, ये इलाहाबाद की तरफ से गए, बीच में बक्सर स्थान तय किया गया, और बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ा गया। कब युद्ध लड़ा गया, इन लोगों के बीच, अंग्रेजों के बीच और इन लोगों के बीच, 22 अक्टूबर 1767 को। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 में। और एक तरफ कौन था, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, ये मुख्य सेनापति था, अंग्रेजी सेना थी और भारतीय सेना थी, भारतीय सेना भी इसकी सपोर्ट कर रही थी, ध्यान रखिएगा। और इधर से कौन था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की सेना थी, और मीर कासिम था। और मीर कासिम की छोटी मोटी सेना थी जो यहाँ से लेकर निकला था, वही, और कोई सेना बड़ी नहीं थी इसके। इन तीनों ने सोचा ना, अरे हम तो 3 गो है, ये तो अकेले है, ऐसा ही मार देंगे। अरे ये सब बंदूक गोला लेकर घूमने वाला व्यक्ति है, ये सब दूरी से मारता है, तुम तलवार चलाने वाले कैसे जीत जाओगे, ठीक। और तो ये क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ, ये शाह आलम द्वितीय जो था, ये मुगल बादशाह, ये पहले ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, अंग्रेजों के पक्ष में पहले ही मिल गया था, काम खत्म इनका। मीर कासिम आधा युद्ध में ही भाग गया, और मुख्य रूप से जो भारत की तरफ से लड़ा, जो मतलब मुख्य रूप से भारतीय बनकर लड़ा, वो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। अंत में इसने भी आत्मसमर्पण क्या कर दिया। और ये भागा ना तो पता नहीं चला कहाँ गया, ठीक। और कब, 1777 में इसकी मृत्यु हो गई, और भिखारी के रूप में इसका लाश मिला, कहाँ पर, दिल्ली में। 1777 में इसका तो काम खत्म हो गया मीर कासिम का। अब ये दोनों बचा, तो ये दोनों तो आत्मसमर्पण किया था ऐसे ही, तो इनके साथ करना पड़ेगा संधि अंग्रेजों को तो अंग्रेज तो पहले ही चाहते थे कि तुम युद्ध करो ना हमसे, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि युद्ध करो, तब तुमको दिखाते हम क्या होता है, संधि का मतलब होता क्या है। चलो, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। 12 अगस्त 1765 में एगो संधि हुई, प्रथम और द्वितीय हुआ था 16 अगस्त 1765। दिखाई दे रहा है ना, 16 अगस्त 17 दिखाई नहीं दे रहा है,
चलिए इधर लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए तो अभी, नहीं तो इधर साइड में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो 12 अगस्त को एक हुआ और दूसरा कब हुआ, 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त वाला लिख देते हैं। देखिए अगस्त, अब देखिए 12 अगस्त को किसके साथ हुआ, शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त को हुआ इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी, ध्यान रखिएगा। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। शाह आलम द्वितीय को इन्होंने कहा था कि 26 लाख रुपया हम आपको वार्षिक पेंशन देते हैं और आप अपना काम अब बंद कर दीजिए, मतलब आप राजा के रूप में रहिए, मान्यता हम आपको देंगे लेकिन सारा काम हम करेंगे। और इनकी जो उत्तर की जागीर थी, हैदराबाद वाला जागीर था और कुछ जागीर, सब किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। और 26 लाख रुपया इनके वार्षिक पेंशन का इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको वार्षिक पेंशन देंगे। शाह आलम द्वितीय, अब आप आराम कीजिए, आप राजा माँ झगड़ा के चक्कर में मत पड़िए, ठीक। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला पर और ज़्यादा इन्होंने संधि के जो शर्तें हैं वो थोप दिया। क्या कहा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को, कहा कि देखिए अब आपको युद्ध तो लड़ना नहीं है, आप युद्ध लड़िएगा मत, नौटंकी मत कीजिएगा अब युद्ध लड़ने वाला। साथ में तो आपको अब सुरक्षा कौन देगा, और साथ में ही जो चुनार है, चुनार वाला क्षेत्र वो अब हमको दे दीजिए। चुनार वाला क्षेत्र पर कब्जा अब हमारा रहेगा, आपने गलती किया हमसे लड़कर, तो चुनार वाले क्षेत्र पर कब्जा अब हमारा रहेगा। साथ में ही आप अपना सेना जो बाह्य आक्रमण से बचाव होगा वो हम करेंगे, आप थोड़ा बहुत अपनी सेना रखिए। साथ में ही आपके दरबार में भी हम एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी क्या करेंगे, भेजेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए नहीं भेज रहा था, जासूसी के लिए भेज रहा था। या अब आप क्या करेंगे, आपको कमज़ोर, देखिए आपको कमज़ोर बनाना है तो क्या करेंगे हम, आपसे करेंगे दोस्ती, कहेंगे देखो तुम अपना शारीरिक ताकत मत बढ़ाओ, मानसिक ताकत भी मत बढ़ाओ, पढ़ो मत, कुछ भी मत करो, काम भी मत करो, हम तुम्हें सारा पैसा देंगे, तुम्हारा खर्चा देंगे और आराम से ज़िंदगी जियो। तुम्हें ये कमज़ोर बनाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि हम आपको बहुत मतलब बहुत आपको सुखी रखना चाहते हैं और बहुत आपको अच्छा देखना चाहते हैं ज़िंदगी में, इसलिए काम करते हैं कि आपको पैसा कमा कर हम ही देंगे, आप आराम से रहिए, खाना पीना खाइए, एकदम ज़िंदगी में मस्त रहिए, कौनो काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप बस खाना पीना खाइए और बढ़िया रहिए। और कोई भी कुछ आक्रमण कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सारी सुरक्षा हम आपको देंगे। तो मतलब सीधा बात है, वो आपको कमज़ोर बना रहा है। क्यों कमज़ोर बना रहा है कि अब सारा सहारा की ज़रूरत आपको उसी पर है, आप उसी पर एकदम निर्भर हो जाएंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों की नीति होती है ये। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है ना कि हम आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे, आपको सारा पैसा हम देंगे, सब कुछ हम दे रहे हैं, आपको कुछ भी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मत सोचिए कि वो आपका सबसे बढ़िया मित्र है या सबसे ज़्यादा आपको चाहने वाला, नहीं, वो आपको कमज़ोर बना रहा है। आप अपना ताकत खुद अर्जित कीजिए, अपना पैसा खुद कमाइए और अपने जीवन की सुरक्षा खुद कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत मदद तो ले ही सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना है, नहीं तो अंग्रेजों वाला हालत, अंग्रेजों ने जो किया था ना वही हालत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इतना तक समझ लिए, इलाहाबाद की संधि हो गई। अब उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।